तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के सर से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ तो कैसे हुआ? सर से कोई पैदा कैसे हो सकता है? चलो ये बताइए, ये लिखा कहाँ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सर से मनुस्मृति में। है? मनुस्मृति में। अभी मजा आएगा ना। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं सनातन समीक्षा यूट्यूब चैनल से, जहां पर जो लोग सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर आरोप लगाते हैं, बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं, उन सारे आरोपों का जवाब यहां पर विद फैक्ट, विद प्रूफ दिया जाता है। यहां पर खाली बात नहीं की जाती है, यहां पर प्रूफ के साथ आपको सारे रिप्लाई मिलते हैं। और आज जो ये शख्स, जो ये नल्ला छपरी बेरोजगार जो ये क्वेश्चन लेकर आया है, वो कहता है कि ब्रह्मा जी के सर से ब्राह्मण कैसे पैदा हो सकते हैं, सिर से ब्राह्मण कैसे पैदा हो सकते हैं। भाई, हमारी तो सोच से भी परे की बात है भैया। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि सिर से ब्राह्मण कैसे पैदा होते हैं और हाथों से क्षत्रिय कैसे पैदा होते हैं। ये सब आपको पैदा करके भी दिखाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू भी बताऊंगा और ये सनातन समीक्षा भी आपको बताएंगे कि कैसे हाथों से भी क्षत्रिय हम पैदा करते हैं और करेंगे, और आपके सामने दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो लगाता हूँ, लेकिन वीडियो चलाने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सनातन समीक्षा चैनल से भी जुड़िए। ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं सनातन धर्म की फील्ड में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी के सर से अगर ब्राह्मण पैदा हुआ तो कैसे हुआ? सर से कोई पैदा कैसे हो सकता है? चलो ये बताइए, ये लिखा कहाँ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के सर से मनुस्मृति में। है? मनुस्मृति में। अभी मजा आएगा ना। हाँ, तो मनुस्मृति का कौन सा श्लोक है वो भैया? वो तो हमें पता नहीं। तो फिर काहे बकवास कर रहे हो जब पता नहीं तो? बकवास क्या, इसके ऊपर दुनिया भर में वीडियो बनती है, आप मेरे को आंसर हाँ, तो बताओ। अगर दुनिया भर की वीडियो आपने देखी है फिर भी अगर आपको रेफरेंस नहीं याद है तो फिर आपसे बड़ा नल्ला तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बात अलग हो गई। गजब बेइज्जती है। ये नल्ला नहीं है, ये निब्बा है। वो नहीं, कुछ और बोल दो चलेगा, लेकिन निपानी भी नहीं मेरे को बोलो। नहीं तो हम तो निब्बा ही बोलेंगे, आप तो तुमको निब्बा ही बोलेंगे यार। यार बताओ यार, आपने बोला कि मैंने बहुत सी वीडियो देखी है इससे रिलेट करती हुई, तो अगर आपने इससे रिलेट करती हुई बहुत सी वीडियो देखी है तो कोई तो एक वीडियो का, तो वीडियो में रेफरेंस होता है ना मेरे भाई, तो रेफरेंस तो बता दो कहाँ लिखा है ऐसा। अब वो रेफरेंस देखने के लिए मेरे को कट करना पड़ेगा। कट करके आ जाओ डार्लिंग, मैं इंतजार कर लूंगा, इसमें कौन सी आना बात है। जरूर, लेकिन जब तक आप आना रेफरेंस जरूर। नहीं दोगे, जब तक अच्छा आप चलो, रेफरेंस नहीं, अच्छा सुनो 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 यार, अब यार तुम मेरी सुनो पहले। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ अगर आप पॉसिबल है तो आप रेफरेंस लेके आइए, और अगर पॉसिबल नहीं है तो मैं बता देता हूँ। जो आप बात कर रहे हो ना, ये ब्रह्मा जी वाला, ये हाँ। मनुस्मृति तो एक अलग बात है। असल में ये जो प्रकरण है ना, ये मूलतः ऋग्वेद का है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त का है ये, अच्छा ठीक। और पुरुष सूक्त में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से पैदा, बल्कि वहां पर पूरा प्रकरण जो है वो इस रूप में आया है कि वहां पर जो ऋषि हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि उस विराट पुरुष को हम कैसे एक्सप्लेन करें, उस विराट पुरुष को कैसे समझें। तो वहां पर प्रश्नोत्तर रूप में आया है, कुछ लोगों ने, कुछ ऋषियों ने पूछा तो कुछ रिप्लाई में आया, तो वहां पर यह कहा गया कि उस विराट पुरुष के जो सर है उसको ब्रह्मा के तौर पर समझने की आवश्यकता है, जो उसकी भुजाएं हैं उसको क्षत्रिय के तौर पर समझने की आवश्यकता है, जो उसके 2 उर्भाग हैं वो वैश्य हैं, और जो उसके चरण हैं वो शूद्र के समान। तो वहां पर रूपक लिया गया है, और वहां पर ये कहीं पैर से निकला, मुंह से निकला, हाथ से निकला, ये नहीं है मेरे भाई। और ये पूरा प्रकरण जो है ये वेदों के पुरुष सूक्त का है, ठीक है। अच्छा तो सही ठीक जानकारी रखो। अगर प्रश्न पूछ रहे हो, आपके प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने जो प्रश्न किया ना उस प्रश्न के बारे में भी आपको कुछ नहीं पता है कि मैं एग्जैक्ट जो प्रश्न कर रहा हूँ वो कहाँ से रिलेट करता है, मैं जो चीज पूछ रहा हूँ उसमें एग्जैक्ट है क्या। जो आप कह रहे हो वो चीज वहां कहीं नहीं है। जी चंग जी आए हैं, जी चंग जी बहुत बहुत आपके शिष्य लोग बैठे हैं, आप थोड़ा पधारिए, पैनल पे आइए। अरे ये नल्ला भाई, तुम ना चंग स्मृति पढ़ो, पता है तुमने ये मनुस्मृति वगैरह छोड़ो, तुम चंग स्मृति पढ़ो यार, तुम चंग स्मृति पढ़ो। ये हमारे जी चंग जी ने लिखी है, ये हमारे जी चंग जी है ना, ये देखो, ये जो है ना इन्होंने लिखी है। चाइनीज का आदमी है। अरे चाइनीज का आदमी नहीं है भाई, भारत का आदमी है, चाइनीज में लिखता है। अच्छा ऐसा। तो भैया जी ट्रांसलेटर कहाँ से मिलेगा मेरे को? गूगल से? नहीं, इन्होंने ऑलरेडी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, लिखा चाइनीज में, फिर उसका हिंदी रूपांतरण भी कर दिया खुद ही। अच्छा, बड़ा महान व्यक्ति है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आक्षेप लगाने तो लोग आ जाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो रेफरेंस होता है, गलत रेफरेंस लेकर वो लोग घूमते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद के में कहां पर ये वर्णित है, और अभी आपके सामने मैं रेफरेंस दिखाता हूं। ऋग्वेद का 10-90-12 मतलब 10वें मंडल का सूक्त नंबर 90 और 12 नंबर मंत्र, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, मैंने ऊपर ये रेफरेंस आपको दिखाया है, ये वाला, जिसको आप vedicscripture.in पर जाकर भी देख सकते हो। और इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो भी आप ज़रूर देखिए कि क्या इसका मतलब है। उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऋग्वेद भाष्य स्वामी ब्रह्मा मुनि परिवारचक। और ये जो आक्षेप लगाने वाले लोग हैं, अगर ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सिंबॉलिक फॉर्म क्या होती है। पर मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ कि इस समष्टि पुरुष का ब्राह्मण वर्ग मुख है,
मुख स्थानीय है, ठीक है। जैसे मुख में गुण है, ऐसे सर्वकाल में नग्न रहना, मतलब कपड़े नहीं पहनना ज़्यादा, ठीक है। तपस्वी होना, तपस्वियों की तरह रहना, ये जिसने भावार्थ किया है उसने लिखा हुआ है। हालांकि मंत्र में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है ब्राह्मणोस्य मुखमासी राजन्यकृतः उरु तदस्य यदेश्य पद्मा शूद्रो अजायत। तो ये मंत्र है पूरा, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है पद्मा शूद्रो अजायता, तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया ब्राह्मणों को वो जैसे नीचे या भावार्थ में लिखा हो। ये ट्रांसलेशन करने वाला जो ये है ना स्वामी ब्रह्मा मुनि, उन्होंने इसको थोड़ा अपने तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण उस परम समष्टि पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। उसका मैं नीचे आपको भावार्थ भी पढ़ूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, तो इन्होंने व्याख्या कर दी है कि ज्ञानेंद्रियों से युक्त होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, मतलब उसको किसी चीज़ का लालच लोभ नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ना जैसे आज भी आक्षेप लगाते हैं कि जी योगी है तो योगी आदित्यनाथ है तो वो फिर मंत्री या CM कैसे बन सकता है, प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। दोस्तों सब कुछ बन सकते हैं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि आपको कुछ बनना नहीं है। एक त्यागी पर्सन जो है, जो किसी चीज़ का मोह नहीं करता है, वो बहुत अच्छा शासन चला सकता है, क्योंकि उसको किसी का लालच नहीं होगा, वो घोटाले नहीं करेगा। तो यहाँ पर त्यागी होने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप त्याग कर दो, दुनिया से दूर चले जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही ब्राह्मण को होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। भुजाओं में शोधन, रक्षण और त्राण होते हैं, ऐसे क्षत्रिय में होने चाहिए। इस पुरुष की जंघाएं वैश्य हैं, अर्थात वैश्य धन धान्य पशु का संग्रह करता है, ठीक है। जो वैश्य वर्ण है वो बिजनेस करता है, धन धान्य और उनका संग्रहण करता है, यथा पात्र विभाजन भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पेट है, हमारा जो उदर भाग है, पेट में आप जब कुछ चीज़ खाते हैं तो वहीं से सारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भुजाओं में भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पेट से ही होता है। जो आपका मुख है, जो सर है, उसमें भी जो डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ भी जो भी चीज़ें पोषक तत्व पहुँच रहे हैं वो हमारे जो है वो जो पेट का हिस्सा है, जिसको कि वैश्य वर्ण कहा गया है, वहीं से पहुंचते हैं। तो उसको उसके सिमिलैरिटी में बताया गया है। और पैरों के तुल्य शूद्र होते हैं, पैरों के समान श्रम प्रवृत्ति वाला शूद्र है, ठीक है। क्योंकि जो श्रमिक वर्ग है, अब उस पैरों के समान है मतलब उसको नीचा नहीं दिखाया गया, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जो पूरा समाज है, अब नीचे भावार्थ आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मानव समाज को देह के रूपक में देखना चाहिए। ये जितना भी हमारा मानव समाज है उसको कहते हैं कि देह के रूप में देखना चाहिए। जैसे देह में मुख में गुण होते हैं, ज्ञान तपस्या त्याग, ऐसे ब्राह्मण में होने चाहिए। लेकिन मैं तो मानता हूं कि कोई भी मनुष्य जो है वो वर्ण होता है, वर्ण चेंज होता रहता है, हर मनुष्य का वर्ण चेंज होता रहता है। जब कोई ज्ञानी बन जाता है तो वो उसका वर्ण होता है, वो मनुष्य ब्राह्मण नहीं होता है, उसका वर्ण ब्राह्मण होता है। ऐसे भुजाओं में शोधन रक्षण त्राण गुण है, ऐसे क्षत्रियों में होने चाहिए। जैसे मध्य भाग उदर में अन्नादि का संग्रहण और विभाजन होता है, ऐसे वैश्य में होना चाहिए। वैश्य को मतलब कैसा होना चाहिए यहाँ पर यह बताया गया है। जैसे पैरों में दौड़ धूप श्रमशीलता होती है, ऐसे शूद्र में होना चाहिए। शूद्र में जो भी श्रमिक वर्ग है, जो भी सेवा वर्ग है समाज की, जब वो सेवा करता है तो उसे वैसे ही श्रमिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये बात तो हमारे शास्त्रों की बात आ गई, तो और मैंने आपको क्लियरली बता दिया, वहाँ पे बड़ा लिखा साफ लिखा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं रूपक है। रूपक मतलब सिंबॉलिक फॉर्म है। अब अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि हमने भी ये सुना है कि भैया बैल के सिर के ऊपर धरती है। बचपन में छोटे छोटे थे तो हम बोलते थे, सब बोलते थे कि भैया बैल के सिर के ऊपर धरती, तो हम भी यही मानते थे। और बोला जब भूकंप आते हैं तो जो बैल जो है वो एक सर से धरती को उछालता है, तो दूसरी सींग के ऊपर, एक सर से नहीं एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर धरती को रखता है तो भूकंप आते हैं। ऐसा हमने बचपन में सुना था, हमारे बड़े बूढ़े भी ऐसे कहते थे कि भैया भूकंप इसलिए आते हैं, बैल के सिर के ऊपर ये धरती घूम रही है, ठीक है। पर ये हमने नहीं सुना कि धरती चपटी है। वो बैल के सिर के ऊपर वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी धरती गोल ही बताई गई है, ठीक है। अच्छा अब जैसे हम थोड़े से बड़े हुए, हमने किताबों में पढ़ना शुरू करा, तो फिर हमने बोला अरे हमारी साइंस की किताब में तो ये लिखा हुआ है कि जो अर्थ है वो तो स्पेस में लटकी हुई है, वो तो किसी बैल के सिर के ऊपर नहीं है, वो सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी के ऊपर घूम रही है। तो हम अपने बड़े बूढ़ों के पास गए, फिर हमने बोला कि भैया के दादा या चाचा या मामा, भैया आप बोलते हो बैल के सिर के ऊपर धरती है, पर धरती तो भैया आसमान में लटकी हुई है। तो उन्होंने फिर मतलब समझाया हमें, ठीक है। तो बोला ऐसा नहीं होता, ये जैसे मैंने अभी बताया सिंबॉलिक फॉर्म में है। कैसे होती है मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होता था।
आजकल तो ट्रैक्टर आ गए हैं, पहले बैल से ही धरती जोती जाती थी, ठीक है। पूरी की पूरी जो हमारी ज़मीन खेतीबाड़ी होती थी, भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है और यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं है, बरसात की भी कमी नहीं है, तो यहाँ पर फसलें होती थी, तो वो फसलों को बोने के लिए हल चलाए जाते थे और हल जो बैल के कंधे के ऊपर रख कर आप हल चलाते थे। हालांकि किसान की भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन किसान कुछ नहीं कर सकता था अगर वो बैल जो है वो सिर्फ घास खाता है, बस उसको घास खिला दो और वो पूरी ज़मीन जोत देता था। तो बैल के सिर के ऊपर ज़मीनें जोती जा रही थी। समझ रहे हो, हमारी धरती का मतलब वो धरती नहीं था जो पूरी गोल धरती है, उसका मतलब ये था जो हमें बड़े बूढ़ों ने तब बताया जब हमने प्रश्न पूछा तो उन्होंने बताया उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी अर्थ जो है वो कोई स्पेस में कोई बैल है उसके सिर के ऊपर, नहीं, ये ज़मीन जोती जाती थी बैल के दम पर, बैल के सिर के ऊपर। जैसे आप कभी कोई इंसान बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके अपना एक मकान बना लेता है, तो कहा जाता है कि देखो ये मकान मैंने अपने सर के ऊपर बनाया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपने सर के ऊपर मकान बना लिया, मतलब अपनी मेहनत से बनाया है, उसके एक मीनिंग्स है, उसके कुछ मायने हैं। तो वैसे ही ये बोला जाता था कि बैल के सींग के ऊपर ये धरती है। तो इसलिए था क्योंकि बैल ज़मीन को जोतते थे, वहाँ फसल होती थी, उन फसलों से हमारी पूरी इकॉनमी चलती थी, किसानों का घर चलता था। गाय दूध देती थी, गाय भैंस बकरी ये दूध देती थी, दूध बेचकर किसानों का जो है वो भरण पोषण होता था। वो अपना दूध बेचकर जो है वो मुद्राएं अर्जित करते थे। पहले बार्टर सिस्टम होता था कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी, तो ये सिस्टम चला आता था। तब ये कहा जाता था कि बैल के सिर के ऊपर ये पूरी धरती है। अगर बैल उस ज़मीन को ना बोए, अगर बैल ना हो, क्योंकि आपने कभी देखा घोड़े ज़मीन बो रहे हैं? नहीं देखा होगा। जो बैल के अंदर जो एक स्लो चलने की, क्योंकि ज़मीन जब जोती जाती है तो वो फास्ट नहीं होता है, घोड़ा दौड़ता है ना तेज़, तो उससे आप खेत को नहीं जोत पाओगे, ठीक है। आप भैंस के उस पर ज़मीन को नहीं जोत पाओगे। कई लोगों ने ट्राई किया कि भैंसा जोत दिया, लेकिन ज़मीन नहीं जोतते। जो बैल काम करता था ना ज़मीन में, आप इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आज भी अगर ट्रैक्टर या मशीनी युग ख़त्म हो जाए तो फिर जब लोग बैल की इम्पोर्टेंस को समझेंगे और फिर बैल से ज़मीनें जोती जाएंगी। ना जाने कितने कितने एकड़ ज़मीनें जोती जाती थी, उसमें बीज डाला जाता था, है ना। तो बैल के सिर के ऊपर धरती है, इसका ये मतलब है। लेकिन अब मूर्ख लोग तो यही समझेंगे, वो लोग आक्षेप लगाएंगे, अरे तुम्हारे तो धर्म में लिखा बैल के सिंग के ऊपर धरती कैसे हो सकता है, साइंस तो कहती है स्पेस में है। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में चीज़ें बोली जाती थी दोस्तों, मैंने आपको मीनिंग भी बता दिया। और ये भी कहा जाता है कि ये पूरी सृष्टि जो है ना शेष नाग के फन के ऊपर टिकी हुई है, इसका भी यही मतलब है। ये भी सिंबॉलिक फॉर्म में है, ये रियल में ऐसा नहीं है कि वो ये शेष नाग है और उसके सर। शेष नाग का मतलब क्या है कि जब कहते हैं शेष नाग से ही ये सृष्टि बनी है, और जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तो जो बच जाएगा उसको शेष कहा जाता है। शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है बची हुई चीज़, ठीक है, बची हुई चीज़ जो शेष बच गया। जैसे आप बोलते हो कि आपने कुछ खाना, कोई बर्तन में मान लो चावल बना दिया, चावल सब ने ले लिए, सब लेने के बाद भी जो बर्तन में थोड़े से चावल बच जाते हैं, कहते हैं ये शेष चावल बच गए हैं, ठीक है। तो वैसे ही इस सृष्टि जब आपको पता है सूर्य भी खत्म हो जाएगा, अपनी आधी उम्र में पहुंच चुका है। हमारी धरती, ये हमारा ब्रह्मांड भी एक दिन खत्म होगा और ये फिनिश हो जाएगा। ये इवन कहा जाता है ये गैलेक्सी, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ख़त्म जब होगा, ख़त्म होने के बाद जो शेष बच जाएगा उसको शेषनाग का रूपक दिया गया है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में शेषनाग बोला गया है। तो आप समझो बात को, जो बच जाएगा फिर उसी से दोबारा से सृष्टि बनेगी। जो बिग बैंग थ्योरी वाले जो समर्थक हैं वो भी यही मानते हैं कि कुछ चीज़ शेष थी, उस शेष से ही पूरा ब्रह्मांड निकला हुआ है। आप समझो बात को। तो उसी के ऊपर उसको रूपक फॉर्म में लिखा जाता है कि शेषनाग के फन के ऊपर जो है वो पूरी सृष्टि टिकी हुई है। तो उसको आप एनर्जी भी बोल सकते हो, शेषनाग को एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि धरती अगर स्पेस में कहीं घूम रही है बीच में और वो ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, वो सन के अट्रैक्शंस में उतनी दूरी पर उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, ये कोई अचंबे से या चमत्कार से कम नहीं है। आप बना के दिखा दो ऐसी चीज़ जो कि फिक्स, उस पर ना कोई डोरी है ना कोई डंडी है, लेकिन वो फिक्स उस पर घूम रही है, तो जो उसकी एनर्जी है उस एनर्जी को भी हम शेषनाग कह सकते हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों समझने की बात है। अब लोग जो समझते नहीं हैं वो ऐसे ही मूर्खों की तरह प्रश्न करने आते हैं
और ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नॉलेज कुछ ज्ञान ज़रूर मिला होगा, और ऐसे ही नॉलेज और ज्ञान मैं अपने इस चैनल पर देता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा, और जो हमारे सनातन चैनल हैं वो भी के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सब चैनल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर इन चैनल से भी जुड़ सकते हो। आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।